Hello everyone and welcome to Virtual Profs channel. Let's start with the next lecture of business correspondence. हम लोगों ने अभी तक नेटवर्क्स पढ़ लिए थे सारे। कौन से नेटवर्क्स पढ़े थे? सबसे पहला हमने वर्टिकल नेटवर्क पढ़ा था, फिर सर्किट नेटवर्क पढ़ा था, चेन नेटवर्क, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क और लास्ट में हमने स्टार नेटवर्क पढ़ा था कल के क्लास में। अब आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स, ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स होने चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए। देखो, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यस और नो। पहली बार जब बच्चा रोता है तब से लेकर लास्ट ब्रेथ जब कोई इंसान लेता है, तब से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने लाइफ का। यस और नो? यस दीदी, एब्सोल्युटली। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है ना, कम्युनिकेशन जो एवरीडे कम्युनिकेशन होता है उसमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसकंसेप्शन हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि यार कम्युनिकेशन करना इतना आसान भी नहीं है। अगर हमें अच्छा कम्युनिकेशन करना है, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ना, वैसे कम्युनिकेशन में 7 C's दिए हुए हैं। 7 C's में क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइजनेस होना चाहिए, कॉन्क्रीटनेस होना चाहिए, ये सारी चीजें आती है। यहाँ पर आप लोगों को क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ना है, जिसके अंदर ये सारे प्रिंसिपल्स आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ वन बाय वन प्रिंसिपल, विथ वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक, विथ वन बाय वन फीचर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको कैसे भी करके पूछ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, या फिर यू नो ऐसे कर कर आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऐसा करके आपको घुमाकर पूछ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड वन बाय वन। क्या क्या चीजें होनी चाहिए अगर आपको चाहिए है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो एकदम ज्यादा इफेक्टिव हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन इज क्लैरिटी। आपने जो बोला है या आपने जो लिखा है, वो जो आपका मैसेज है, जो पर्पस है वो मैसेज लिखने का, वो क्लियरली सामने वाले ने समझना चाहिए। वो इतने सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, जो कोर मैसेज है आपका वो सामने वाले को मिल जाना चाहिए। जैसे वर्चुअल प्रॉफ्स क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि हमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना था स्टूडेंट्स को। जैसे हम लोग सीएस में करते हैं वैसे ही हमें सीए में भी करना था। क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिली तो हमारा ये मोटिव था कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जिनके पास इतना टाइम नहीं है, वो सीए फाउंडेशन की क्लासेस क्या कर सके, इजीली एक्सेस कर सके और उसमें से प्रिपेयर कर सके। यस और नो? हमें क्वालिटी प्रोवाइड करनी थी, तो ये मैसेज बहुत क्लियरली कम्युनिकेट हो जाता है। यस और नो? Okay, so the first point is, if you want that your communication should be effective, the number one characteristics is clarity. All right, इसमें क्लैरिटी लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ईच आइडिया और पॉइंट मस्ट बी एक्सप्लेन्ड इन अ सेपरेट बुलेटेड पॉइंट और पैराग्राफ। हर एक पॉइंट अलग अलग एक्सप्लेन होना चाहिए। देखो, यहाँ पर भी तो वो लोग यही कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अलग अलग पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रहे हैं। यस और नो? मेक इट इजी फॉर द रीडर टू ग्रैस्प द इंटेंट ऑफ द कम्युनिक। आपका क्या इंटेंट है, आपका क्या पर्पस है, आपका क्या मोटो है ये चीज कम्युनिकेट करने का, वो आपने एकदम क्लियरली सामने वाले को बताना चाहिए। सो द फर्स्ट फीचर इज क्लियरली। आपको कुछ भी चीज, आपकी कोई भी चीज रिटन हो चाहे स्पोकन हो, वो आपने मैसेज क्लियरली सामने वाले को कन्वे करना है। सो द फर्स्ट वन इज क्लैरिटी। यस। सेकेंड वन इज कंसाइजनेस। दीदी, कंसाइजनेस का क्या मतलब होता है? शॉर्ट रखना। आपका जो कम्युनिकेशन है वो शॉर्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वही की वही चीजें आप 10 बार बस बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो। ऐसा चलेगा क्या? वो अपन बीकॉम के आंसर्स लिखते हैं ना, फर्स्ट लाइन वही लिखा, बीच में भी वही लिखा, लास्ट लाइन में भी वही लिखा, उसको कंसाइजनेस बोलते हैं क्या? एब्सोल्युटली नॉट। कंसाइजनेस मीन्स कि आपने शॉर्ट टू द पॉइंट रहना है। और एक वर्ड आई वुड राइट, टू द पॉइंट। लिख लो वहां पर मेरे साथ साथ, टू द पॉइंट रहना है। उसे कहते हैं कंसाइजनेस, कि आपने इतना बड़ा जो कहानी था उसको एक ब्रीफ, एकदम शॉर्ट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपने बताया, आपने प्रेजेंट किया। ऑल राइट, ब्रीविटी इज द एसेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर आप ब्रीफ रहोगे, अगर आप टू द पॉइंट रहोगे तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा इफेक्टिवली होगा। नो वन हैज द टाइम टू रीड लॉन्ग
ड्रॉन आउट एसेज, इतनी बड़ी कहानी सुनने को या इतनी बड़ी कहानी पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम नहीं। दीदी मैराथन पढ़ा दो, दीदी जल्दी से पढ़ा दो, दीदी रिवीजन करा दो। यस और नो, हमें हमें रेगुलर तो करना ही नहीं है। यस और नो। ऑलराइट, बिसाइड्स द कोर कंटेंट इज लॉस्ट इन इलैबोरेट डिटेल्स। अगर बहुत लंबी चौड़ी बात हम लिखते हैं ना, तो यूजुअली उसमें जो एकदम कोर कंटेंट होता है, जिस वजह से हमने लिखा था, वो कहीं ना कहीं लूज हो जाते, कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाते, क्योंकि उसमें इतनी सारी इररेलेवेंट चीजें आ जाती है अगर हमने बड़ा बड़ा चीज करके लिखा है तो। ऑलराइट, इसीलिए सीए, सीएस, सीएमए, ये सारे कोर्सेज में हमें ऐसे बोला जाता है कि अपने कंसाइज आंसर्स लिखने हैं, टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं। बीकॉम जैसा नहीं कि बस कहानी ही करते रह गए। ऑलराइट, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव टू एंश्योर दैट देयर आर नो रिपीटिशंस, बार बार वही की वही बात नहीं आ रही है, इसका हमें ध्यान रखना है। सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉन्क्रीटनेस। क्या है? कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का क्या मतलब है दीदी? जब आप फैक्ट्स या फिगर्स स्टेट करते हो, जब आप कोई चीज फर्मली बताते हो, आप आपका कोई सजेशन या कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हो। मैं बोलती हूँ कि आज का वेदर बहुत अच्छा है, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन जब मैं बोलती हूँ कि आज 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये मैंने आपको क्या दिया? मैंने आपको फैक्ट्स बताए, मैंने आपको फिगर्स बताए, इससे आपको समझ में आया अच्छा वहां पे आज कूल क्लाइमेट है। यस और नो? ऑलराइट, सो योर मैसेज शुड बी कॉन्क्रीट, इट शुड बी टैंजिबल, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट शुड बी बेस्ड ऑन फिगर्स। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड थॉट्स आर लाइबल टू मिस इंटरप्रिटेशन। अगर मैं बोलूँ आज का वेदर अच्छा है, तो हो सकता है ना यार बहुत धूप भी हो सकता है कि बहुत ठंडी भी हो सकता है बारिश हो रही हो इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा हो, तो इट वुड टोटली डिपेंड। लेकिन जब मैं बोलती हूँ कि आज 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ का, तो आपको समझ आएगा अच्छा हाँ काफी ठंडा कूल टेम्परेचर होगा। यस और नो? मेक श्योर दैट देयर इज जस्ट सफिशिएंट डिटेल टू सपोर्ट योर केस और आर्ग्यूमेंट। आपका केस अगर आपको प्रेजेंट करना है, उसके लिए आपने क्या करना है? ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स का यूज करना है जिससे सामने वाले को आपका मैसेज इजीली कन्वे हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज कोहेरेंस। कोहेरेंस का क्या मतलब होता है? जब आप वर्ड्स को इस तरीके से लिखते हो, कोहेरेंस का मतलब है टू राइट इट इन अ फॉर्म कि जिसका एक फ्लो बने, जिसका एक फ्लो बने, उसे कोहेरेंस कहा जाता है। कि आप कोई भी वर्ड्स ऐसे ही यूज नहीं करते, कोई भी सेंटेंस ऐसे ही हम यूज नहीं करते, उसका एक फ्लो होता है, उसका एक टेक्निक होता है लिखने का, दैट इज कॉल्ड एज कोहेरेंस। आई वुड रादर से कि जो ग्लू होता है, कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाते हैं, ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, ठीक है, इस सेंटेंस का एक फ्लो है कि वो पर्सन काफी इंटेलिजेंट है। यस और नो? तो ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट हमने बनाया, ग्रामेटिकली करेक्ट हमने बनाया, इसको क्या कहते हैं? ऐसे हमने वर्ड्स यूज किए, ऐसा ग्रामर यूज किया कि जिससे उसका एक मीनिंग बने, दैट इज कोहेरेंस। कोहेरेंस इन राइटिंग एंड स्पीच refers to the logical bridge between words, sentences and paragraphs. Main ideas and meaning can be difficult for the reader to follow if the writer jumps from one idea to another. मैं आपको एक फ्लो में बताती हूँ, अगर मैं आपको एक फ्लो में बताती हूँ आपको समझ आएगा, लेकिन पहले मैं यहाँ की बात, फिर वहाँ की बात, फिर से यहाँ की बात, पहले हम चैप्टर 1 करेंगे, फिर चैप्टर 10, फिर से चैप्टर 1, तो ऐसे आपको समझेगा क्या? नहीं समझेगा, राइट? ओके, so the key to coherence is sequentially organized and logically presented information. देखो यही मैं आपको समझा रही थी, एकदम sequentially organized है। He is an intelligent man. This is a sequentially organized sentence, right? Okay. All content under topic should be relevant, interconnected and present information in a flow. देखो यहाँ पर भी आपके दीदी के वर्ड्स ही लिखे हुए हैं कि एक फ्लो बनना चाहिए। यस और नो? आई होप आपको समझ में आया। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि आप जब किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर आपको चाहिए कि आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, तो पूरी इंफॉर्मेशन दो, उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड हो जाती है। ऐसा नहीं कि मैंने आधी अधूरी चीजें आपको बताई और बाकी की चीजें आपको खुद को गेस करनी है। फिर अगर बाकी की चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगी तो आप क्या बोलोगे? दीदी आपने ये तो बताया ही नहीं, ये हमें बताओ। फिर मैं फिर से आपको बताऊंगी, उससे बेहतर है ना कि मैं आपको पहले ही सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूं। यस और नो? यस, एब्सोल्युटली। सो द कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव मस्ट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उसमें सारे फैक्ट्स, सारा इंफॉर्मेशन जो सामने वाले को लग सकता है वो होना चाहिए। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो चलेगा,
लेकिन इट शुड बी कंप्लीट, इट मस्ट बी कंप्लीट। ऑल राइट, अ कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग द कंपनीज रेप्यूटेशन, उससे कंपनी की रेप्यूटेशन बिल्डअप होती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए सारे रेलिवेंट फैक्ट्स जो मुझे चाहिए थे वो इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। तो मुझे क्या लगेगा कि हाँ ठीक है, ये कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ट्रांसपेरेंट है ये कंपनी, कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, राइट। ओके, moving forward to the next one, that is courteousness. What do you mean by courteousness दीदी? जब हम किसी के साथ पोलाइटली बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, ओपनली बात करते हैं, ऑनेस्ट होकर बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज courteousness. अगर आप सामने वाले से या किसी से भी जब बात करते हो, जब कम्युनिकेट करते हो, अगर आप पोलाइट हो, अगर आप कंसिडरेट हो, सामने वाले की जगह पर रहकर सोच सकते हो, रिस्पेक्टफुल हो, तो कैसा होगा, आपका कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत इफेक्टिव होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप बहुत रूड हो, बहुत ही एटीट्यूड शो कर रहे हो, तो फिर क्या आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओगे? सामने वाला बोलेगा अरे इसमें तो बहुत ही एटीट्यूड है, छोड़ो इसको। यस और नो, ये तो बहुत ही रूड है, छोड़ो इसको। यस और नो, समझ आया क्या? सो यू हैव टू बी courteous while you're communicating. ऑल राइट, इससे क्या होता है, इससे सामने वाले को आपके लिए नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आएगी, नेगेटिव टोन नहीं आएगा, सामने वाला आपकी कम्युनिकेशन से ऑफेंस नहीं हो जाएगा, वो कोई ऑफेंसिव वे में नहीं लेगा। सो द नेक्स्ट वन इज लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखो क्या होता है यूजुअली कि हम सुन तो लेते हैं, जैसे आप भी लेक्चर देख तो रहे हो, पर आपको कितना समझ में आ रहा है ये किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा कि आप सिर्फ मेरा वर्बली सुन रहे हो या आप मेरे एक्सप्रेशन भी देख रहे हो, मेरे जेस्चर्स भी देख रहे हो। यस और नो, समझ आ रहा है क्या आपको? ओके, सो अ गुड लिसनर डज नॉट ओनली लिसन टू द स्पोकन वर्ड्स बट ऑल्सो ऑब्जर्व्स केयरफुली द नॉन वर्बल क्लूज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मार्क कर लो अपने मॉड्यूल में। क्या आप सिर्फ देख नहीं रहे हो? अगर आपको सिर्फ सुनना ही होता तो ये सिर्फ पूरा ऑडियो भी होता तो आपको चल जाता, लेकिन आपको क्यों चाहिए कि मैं आपको पढ़ाऊं, फिजिकली बैठकर पढ़ाऊं, सो दैट आप मेरे एक्सप्रेशन से, मेरे जेस्चर से, मेरे नॉन वर्बल क्लू से समझ सको जो मैं बोल रही हूँ उसको। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जो एक अच्छा लिसनर होता है ना यू गाइस, कभी भी आप नोटिस करना, एक अच्छा लिसनर होता है ना, वो आपको सिर्फ सुन नहीं रहा होता है, वो आपको देख भी रहा होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स, वो ये सारी चीजें भी ग्रास्प कर रहा होता है। जब आप कोई इंटरव्यू भी देने के लिए जाओ, तब भी सिर्फ आप जो बोल रहे हो उस पर आपको जज नहीं किया जाता, बल्कि आप जिस तरह से रह रहे हो उस पर भी आपको जज किया जाता है। यस और नो? ऑल राइट, moving forward, the listener has to be objective, practical and in control of his emotions. अगर आप आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल है तो आप अच्छे से लॉजिकली बात कर पाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा, अपनी भावनाएं बीच में आ जाती है, फिर तो अपने दंगे हो जाते हैं। यस और नो? ऑल राइट, while listening for understanding, we focus on individual and his agenda. A perceptive listener is able to satisfy a customer and suggest solutions as per the needs of the client. देखो, हमें इंडिविजुअली नहीं सोचना है, हमें सामने वाले के एंगल से सोचना है। अ पर्सपेक्टिव लिसनर इज समवन जो सामने वाले के एंगल से सोच सकता है, यस और नो, कि उसकी क्या डिमांड है, सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, फोकस एंड अटेंशन। देखो मैं समझ सकती हूँ कि ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको थोड़े से हो सकता है बोर हो, लेकिन अगर आप ऐसे कर कर याद रखोगे ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको ये पॉइंट्स बनाने के लिए भी आसानी होगी। समझ रहा है क्या आपको? ऑल राइट, फोकस एंड अटेंशन। एवरीडे वर्क एनवायरनमेंट हैज मल्टीपल एक्टिविटीज गोइंग ऑन, ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक दिन हमारे पास इतना सारा काम होता है करने के लिए। सुबह उठो, मम्मी की डांट सुनो, फिर अपने फ्रेंड से थोड़ी बहुत बात करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, फिर सीए फाउंडेशन क्लियर होगा या नहीं इसका टेंशन, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा या नहीं इसका टेंशन, फिर मोर देन फ्रेंड से बात हो रही है या नहीं हो रही है, वो अलग ही चिल्लाते रहती है पूरे टाइम, उसका अलग टेंशन। यस और नो? तो बहुत सारी चीजें क्योंकि साथ साथ में चल रही होती है, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू कीप द अटेंशन, कीप द फोकस जब हम लोग किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन व्हेन यू आर इन द क्लास,
क्या ज़रूरी होता है कि आप क्लास में ही रहो, आपका पूरा फोकस, आपका पूरा अटेंशन कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर ही होना चाहिए. इट इज़ इम्परेटिव फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, it's quite important that your attention, your focus is here, right? Okay. क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लोगे, आपकी जो डिटेल्स है वो मिस आउट हो जाएगी. यस, ऑलराइट. द नेक्स्ट वन इज इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल. यू गाइस, ये जितने भी हाईलाइटेड की वर्ड्स है ना, ये जो सारे की पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने ही है. इसके अंदर का जो कंटेंट है वो मैं आपको जो मॉड्यूल में दिया है उसके ही अकॉर्डिंग समझा रही हूँ. फर्क बस इतना है कि मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ सो दैट आपको और अच्छे से याद रहे. ठीक है, तो जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दिया करो, क्योंकि मैं वही बोल रही होती हूँ जो आपको मॉड्यूल में ऑलरेडी दिया है, जिसको आपको शब्दों में लिखना है बस. ठीक है, ओके. इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल. अब क्या होता है ना कभी कभी कि हम सामने वाले से जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, है तो हम यहाँ पर ही, है तो हम प्रेजेंट ही, लेकिन हमारा ध्यान ना कहीं और ही है. सीए फाउंडेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम जाएंगे गोवा ट्रिप पे, फिर ट्रिप पे ये होगा वो होगा, ये हम कब हम हमारे थॉट्स में पहुंच जाते हमें समझ भी नहीं आता. पता है क्या आपको, आपके साथ ऐसा होता है क्या? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कोई यूट्यूब वीडियो देख रही हूँ और फिर मैं सोच पे पड़ जाती हूँ और फिर मैं कुछ और ही सोचने लग जाती हूँ. वो वीडियो तो एक बाजू ही रह जाता है. यस और नो? ओके, फिर से बैक करके देखना पड़ता है, जैसे आप लोग मेरे लेक्चर्स बैक करके देखते होंगे. ऑलराइट, okay. So emotions play a major role in our interactions with other people. They are powerful force that affect our perception of reality regardless how hard we try to be unbiased. Obviously, दीदी के लेक्चर्स में हमें मजा आती है तो आती है, हम उनके लेक्चर्स ज्यादा अच्छे से सुनते हैं. यस और नो? इन फैक्ट दीदी आप कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो. In fact, intense emotions can undermine a person's capacity for rational decision making. अगर एग्जाम्पल दूं, समझ पाओगे? सपोज मोर देन फ्रेंड्स है हमारे, अब उनकी शादी होने वाली है किसी और के साथ, हमारा तो दिमाग ही खराब हो जाता है. तो रैशनल डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे ना हम लोग, ध्यान ही नहीं लगता कहीं, मन ही नहीं लगता कहीं. यस और नो? हमें पता है कि हमें एकदम केयरफुल डिसीजन लेना है. अपना सीए फाउंडेशन है, वो किसी और से ही बात करना शुरू कर दे क्योंकि हम टाइम नहीं दे पा रहे, तब क्या होता है, तब हमारा इमोशनल अवेयरनेस क्या होता है, कहीं और ही चले जाता है. यस और नो? समझ पा रहे हो क्या? अरे दीदी हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम तो ऐसा कुछ करते नहीं. जाओ, झूठे हो आप लोग, मुझे पता है आप लोग क्या करते हो और क्या नहीं. ठीक है ना? ऑलराइट. सो फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग आपका जो अवेयरनेस है, आपका जो इमोशनल अवेयरनेस है, वो होना चाहिए, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए. हमें पता है कि हमें केयरफुल डिसीजन लेना है, बहुत ही सोच विचार करके डिसीजन लेना है, लेकिन फिर भी हम ले पाते हैं क्या? नहीं. अगर हम इमोशनली अनस्टेबल रहेंगे तो हम ले पाएंगे क्या? या हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस रहे, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल रहे हमारे लिए कोई चीज़, तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम तब वाले टाइम्स में एक अनबायस्ड डिसीजन नहीं ले पाते हैं. राइट? Consequently, emotional awareness is a necessary element for good communication. जितना ये खराब है उतना ये अच्छा भी है. अच्छा क्यों है? क्योंकि जब हम सामने वाले से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे मैं आपको कितने अच्छे से पहचान सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना what I am bringing to the table. What are your emotions that you might be feeling at this particular point of time? तो वी शेयर ईच अदर्स थिंग्स. तो इससे क्या होता है, इमोशनल स्टेट्स जब हम लोग किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसके साथ हमारा कम्युनिकेशन और अच्छे लेवल पे जाता है. यस और नो? ऑलराइट. While interacting with another person or group, it is important to understand the emotion you and he or she are bringing to the discussion. अगर सपोज अभी अपन बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑल इंडिया रैंकर्स की, ठीक है, अब मैं खुद ऑल इंडिया रैंकर हूँ तो मैं तो यही बोलूंगी कि ऑल इंडिया रैंक लाना चाहिए, आना चाहिए ऑल इंडिया रैंक, उससे एक एज मिलता है. आप इम्प्रेस इजीली कर पाते हो इंटरव्यूज में. लेकिन कोई और होगा जिसका ऑल इंडिया रैंक नहीं आया है, या जिसको ऐसे लगता है कि ऑल इंडिया रैंक के बिना भी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पास कर लेते हैं तो भी क्या होता है, एक अच्छा पोजीशन होता है. ठीक है, दोनों के भी व्यूज राइट है, मैं किसी के भी व्यूज राइट है या रॉन्ग है ऐसा नहीं बोल रही हूँ.
लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम दोनों ही क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, फिर हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ और लगता है और मैं उस पर एकदम अड़ी हूँ, और सामने वाले को कुछ और लगता है और वो उस पर एकदम ही ज्यादा फर्म है। यस और नो? ऑल राइट। तो दोनों का कौन सा इमोशनल स्टेज है ये समझना बहुत जरूरी है जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तब। So with this we are done with characteristics of effective communication। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये, आपको ऐसे करके पूछ सकते हैं कि बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, फीचर्स बताओ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, दोनों भी यही आएगा। क्या आएगा? क्लैरिटी होनी चाहिए। ये देखो कौन सा सी से स्टार्ट होता है, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कॉन्क्रीटनेस, कोहेरेंस, कंप्लीटनेस, कर्टेसी। 6 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सी से ही स्टार्ट होते हैं। कौन से? क्लैरिटी, concreteness, conciseness, coherence, completeness और courtesy। ऑलराइट, उसके बाद वाले लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम लोग सामने वाले की सुन इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें जवाब देना है, इसीलिए नहीं, क्योंकि हमें समझना है उनको, इसीलिए सुन रहे हैं। फोकस एंड अटेंशन होना ही चाहिए। इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल रहना ही चाहिए। अगर हमारे इमोशंस पे हम, आपको पता है ये बहुत ही एक फेमस लाइन है रिच डैड पुअर डैड के बुक में, आई गेस रिच डैड पुअर डैड की बुक में है, या फिर कोई एक महान ही पर्सन ने कही है, इफ यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस यू कांट कंट्रोल योर मनी, इफ यू रिमेंबर दिस लाइन। यार ये किसने कहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई तो रॉबर्ट आर से कुछ नाम होगा शायद उसका, या तो रिच डैड पुअर डैड वाली बुक में दिया है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। इफ यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस यू कांट कंट्रोल योर मनी। तो इमोशनल अवेयरनेस वाला पॉइंट ऐसे करके याद रखना है, ठीक है क्या? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। हमने ये तो देख लिया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या बैरियर्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, क्या क्या बैरियर्स है। बैरियर्स मतलब क्या? बैरियर्स मतलब हर्डल्स, परेशानियां, कठिनाइयां। व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स? बैरियर्स मीन्स हर्डल्स, जो डिफिकल्टीज आती है, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज डिफिकल्टीज। जो बैरियर्स आते हैं, डिफिकल्टीज आती है, हर्डल्स आते हैं, ऑब्स्टैकल्स आते हैं। ऑब्स्टैकल्स कुड बी अ वर्ड। कौन से ऐसे ऑब्स्टैकल्स आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में यूजुअली बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या फिर हमने बोला कुछ और वे में होता है, सामने वाले को लग कुछ और वे में जाता है। बैरियर्स फिजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक भी हो सकते हैं। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बेस्ड, और कल्चरल भी हो सकते हैं। एक एक करके हम लोग हर एक बैरियर पढ़ते हैं। सबसे पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब दीज आर अ रिजल्ट ऑफ अ सराउंडिंग्स। अगर सपोज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो लेनी है, ठीक है, लेकिन अब ये जो मीटिंग है मैं कहाँ लेती हूँ पता है आपको? मैं लेती हूँ एक बहुत अच्छे डिस्क में। अब डिस्क में क्या होता है दीदी? डिस्क में तो सब लोग डांस कर रहे होते हैं, बाकी सब और चीजें कर रहे होते हैं, और क्या कर रहे होते हैं, बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा होता है। तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर डिस्क पे बुलाऊंगी तो क्या हमारा कम्युनिकेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। फिर और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सपोज मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन मैं बोलती हूँ मैं प्रेजेंटेशन पता है कहाँ दूंगी, हमारे पास ऑफिस के में तो ऑफिस आवर्स में तो हमें काम करना पड़ता है, तो मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ लोकल ट्रेन में। लोकल ट्रेन में इतने सारे लोग आते हैं, इतनी सारी भीड़ होती है, इतना नॉइज होता है, क्या मैं अच्छे से मेरा प्रेजेंटेशन दे पाऊंगी वहां? एब्सोल्युटली नॉट। यस और नो? ओके, तो first physical barriers are surroundings, noise, technical disturbance, outdated equipment, distance, location, office doors, separate area for people of different areas, large office spaces, old technologies, lack of appropriate infrastructure can lead to problems in transmission of messages। अगर हमारे ऑफिस डोर खुले हैं, अगर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जगह अलॉट की गई है, अगर बहुत बड़ी ऑफिस है और ऐसे ही कम्युनिकेशन होता है, अगर बहुत पुराना कंप्यूटर है, पुराना फोन है, तो क्या आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो पाएगा? क्या? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। यस और नो? ऑल राइट। अगर बहुत ज्यादा शोर है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मेरे स्टूडियो के बाहर आते हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल,
फिर आपका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ चले जाएगा? पूरा ध्यान वहां चले जाएगा. यस और नो? यस दीदी. Okay, so these are the physical barriers that we face. Next one is the organizational structure barriers. Organizational structure मतलब क्या? Organizational structure मतलब आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही हूँ, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है कि हमारी कंपनी में स्ट्रक्चर है कि टॉप मैनेजमेंट वाले लोग जो बोलेंगे वैसा ही करना है. ठीक है, क्योंकि हमारी कंपनी बहुत पुरानी है और हमारी कंपनी में ऐसा ही चलता आ रहा है कि जो सीईओ है, जो एमडी है, वही क्या देंगे, वही हमें क्या बोलते हैं तो ऑर्डर्स देंगे, तो हमें उसी ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग चलना है. अब सपोज कोई और एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं. कौन से स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेना है बताओ? देख रही हूँ आपका ही नाम ढूंढ रही हूँ. हम लेते हैं एग्जाम्पल जिसकी मुझे कमेंट अच्छी लगी होगी, उसका एग्जाम्पल लेते हैं. गौरव का एग्जाम्पल लेते हैं. ये थी कंपनी गौरव की. ठीक है, यहाँ पर गौरव सीईओ थे, तो जैसा गौरव बोलते हैं वैसा ही होगा. बाकी सारे जो नीचे के लेवल के लोग हैं उनको वैसा ही करना है. लेकिन अब ये दूसरा स्टार्टअप है सहजप्रीत का ये दूसरा स्टार्टअप है. ठीक है, अब ये ऐसा इनका मानना है कि यहाँ पर सबकी ही आइडियाज को हम इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे. तो फिर यहाँ पर कृतिका उनकी कोई आइडिया देती है, फिर अर्चना उनकी कोई और आइडिया देती है, तो सबकी आइडिया सुनी जाती है. ठीक है, यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है जो सहजप्रीत बोलेंगे वैसा ही होगा. यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं, जिगमत वगैरह, वो लोग भी अपने सजेशंस दे सकते हैं. यस और नो? ओके. तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है. Communication problem occurs when system, structure and processes are not clear or have gaps in them. अरे मुझे पता ही नहीं है कि गौरव किसको ऑर्डर पास कर सकते हैं, फिर वो किसी और को किसको ऑर्डर पास कर सकते हैं. जैसे सहजप्रीत ऑर्डर पास कर सकते हैं अर्चना को, अर्चना ऑर्डर पास कर सकते हैं अवनी को. yes or no? So here the chain of command is quite proper. If the chain of command is unclear, a person may not know whom to contact. मुझे पता ही नहीं है कि मेरी जो बॉस है वो गौरव है या मेरी जो बॉस है वो सहजप्रीत है, तो फिर मैं क्या करूंगी? येस और नो? तो क्या मेरा कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा? मुझे ऐसे लगता होगा कि मुझे किसको बताना है, गौरव को बताना है, तो मैं उसको बता दूंगी, लेकिन एक्चुअल में किसको बताना था, किसी और को बताना था, तो इससे मेरा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाएगा. येस और नो? All right. Inappropriate information transmission system, lack of supervision, unclear role, responsibility, demarcations lead to confusion and inefficiency. इससे क्या होता है? इससे inefficiency हो जाती है, इससे confusion हो जाता है. एक person को पता ही नहीं है कि उनका बॉस क्या है. Are you getting my point? Are you getting my point? Okay. इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर कहा जाता है. यहाँ पर बहुत ही अनक्लियर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. अच्छा, डीमार्केशन का मतलब आप लिख लो, कोई बाउंड्री नहीं है क्लियर. एक स्पेसिफिक मार्क, एक स्पेसिफिक लाइन जो होनी चाहिए, एनओसी जिसे हम कहते हैं, वो नहीं है. ठीक है, कोई स्पेसिफिक बाउंड्रीज नहीं है अगर, तो इससे क्या होगा? ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगा. येस और नो? ऑलराइट. मूविंग फॉरवर्ड टू लैंग्वेज बैरियर. लैंग्वेज बैरियर बहुत बार एक ऑब्स्टैकल बन सकता है. जैसे जो साउथ के लोग होंगे, जो साउथ के स्टूडेंट्स होंगे, वो बहुत इजीली ये समझ पाते होंगे, उनको हिंदी समझ ही नहीं आती, कुछ भी कर लो तुम. वो बोलते कि दीदी इंग्लिश में बात किया करो. अरे लेकिन इंग्लिश फिर बाकी पूरी जो इंडिया के लोग हैं उनको समझ नहीं आती, एक्सेप्ट फॉर द साउथ स्टूडेंट्स. येस और नो? फिर कभी कभी क्या होता है, जो आसाम के लोग होते हैं या वो साइड के जो लोग होते हैं, उन लोगों की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज अलग हो जाती है. येस और नो? अच्छा, अभी और एक एग्जाम्पल लेते हैं. अपन गए बाहर, सीए बन गए थे, तो हमारी कंपनी ने हमको आउट ऑफ इंडिया भेजा कोई ऑडिट के लिए. ठीक है, कहाँ भेजा पता है आपको? चाइना. बताओ, चाइना भेजा.
अब वहां पर वो लोग शिंग शांग शुंग करते हैं, उससे हमें समझ आएगा क्या? हमारे लिए शिंग शांग शू मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी, उनके लिए मतलब ओ हेलो हाउ आर यू। अगर आपको चाइनीज नहीं आती है तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है? ओके। यहाँ पर क्या हो सकता है कि एक ही शब्द को हम अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, या हमें पता ही नहीं है कि उनकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज कितनी ज्यादा डिफरेंट है, हमें एक ट्रांसलेटर को लेकर जाना पड़ेगा, यस और नो? तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। हम उनको बोलेंगे कि इट वॉज वेरी नाइस टू मीट यू, फिर उनको ऐसे लगेगा, अगर अगर हमने ऐसे बोला है इट वॉज नाइस टू मीट यू, ठीक है, ओके बाय, हमने हैंडशेक कर लिया, अरे उनकी यहाँ पे ऐसा बो डाउन करना पड़ता है, यस और नो? तो इससे भी क्या हो जाएगा, इससे भी जो हमारी लिंग्विस्टिक एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वहां पर कौन से टर्म्स चलते हैं, वहां पर कौन से वर्ड्स चलते हैं, तो ये बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है एक कम्युनिकेशन करने में। ऑलराइट, एक बार हम लोग थोड़ा सा रीड आउट भी कर लेते हैं। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज कैन क्रिएट मेनी ऑब्स्टैकल्स इन कम्युनिकेशन। अरे चाइनीज नहीं आती भाई, शिंग शांग शू करते नहीं आता हमें। Literally, people from different regions and countries may interpret same word differently. अब यहाँ पर thank you ऐसे करके बोलते हैं, यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, अपन thank you बोलते हैं। चाइना में कैसे बोलते हैं, thank you, thank you, ऐसा कुछ तो भी बोलेंगे, अपन को क्या लगेगा ये टेंचर टेंचर क्या बोल रहा है, क्या मालूम कौन सी गाली दे रहा है ना? Different words, subject specific terminologies, unfamiliar expressions and ambiguous words. Ambiguous words मतलब ऐसे words जिसका confusion हो सकता है, ऐसे words जिसमें confusion create हो सकता है, can create hurdles in communication. Yes or no? Yes दीदी, absolutely. It is also a fact that linguistic ability of various people in the workplace is different. जैसे अगर सेम जगह पर हम लोग सेम जगह पर काम करते हैं, और आपकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग हो सकती है, मेरी थोड़ी सी अलग हो सकती है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी लैंग्वेज, मेरी हिंदी थोड़ी सी ठीक ठीक हो सकती है, यस और नो? सो दिस वुड ऑल्सो क्रिएट अ बैरियर इन कम्युनिकेशन, ऑलराइट। देयरफॉर लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इट इज important to use clear, simple and easily understood language इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर हमें एकदम क्लियर, एकदम सिंपल लैंग्वेज ही यूज करनी चाहिए, ऑलराइट। मूविंग फॉरवर्ड टू कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स कौन से टाइप के हो सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्स टू हैविंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। अरे जापानीज में आप लोगों को ऐसा बो डाउन करना पड़ता है जब आप मिलो तो, या फिर फ्रेंच फ्रेंच लोग में, अगर हम फ्रेंच कल्चर में जाते हैं तो वहां पर ग्रीट कैसे करते हैं? वहां पर ग्रीट नमस्ते करके तो करते नहीं है, वहां पे किस करके ग्रीट करते हैं? बताओ कितना अच्छा कल्चर है, यस और नो? सारे बॉयज को तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, ऑलराइट। ऑफेंसिव वे में नहीं ले लेना है ना? ऑलराइट, तो सारे जगह के कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे कल्चर में अपन लोग क्रिश्चियन लोग व्हाइट पहनते हैं उनके शादी में, लेकिन यही सेम हम लोग जब किसी की डेथ हो जाती है हिंदू लोग तब पहनते हैं, यस और नो? सो दिस इज ऑल्सो नथिंग बट अ कल्चरल डिफरेंस। इससे भी बहुत बार क्या होता है, बैरियर बन सकता है कम्युनिकेशन में, क्योंकि उन्होंने कोई और वे में किया होगा और हमें कोई और वे में लगा होगा, यस और नो? यस। अंडरस्टैंडिंग कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्स टू हैविंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। आपको पता है फ्रेंच जो कम्युनिटी होती है, फ्रेंच लोग जो होते हैं वो लोग एकदम लेड बैक होते हैं, आराम आराम से काम करना है, आराम आराम से ऑफिस आना है। लेकिन जो अमेरिकन लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा होता है, उनके लिए काम ही सब कुछ होता है, उनका काम ही उनके लिए उनकी लाइफ होती है। तो इन दोनों के कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। अगर आपने एमिली इन पेरिस देखा होगा, ये एक वेब सीरीज है, तो आपको पता होगा। नहीं देखा है तो कोई देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? नहीं तो आप बोलोगे अरे नहीं नहीं दीदी ने बोला था, चलो देखते हैं क्या है। ऑलराइट, understanding various cultures in this era of globalization is absolutely necessary for existence। नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो फिर हमारे बीच में कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू हैज इट्स ओन वर्क कल्चर। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्क कल्चर होता है। In fact, departments within the same company may also differ in their expectations, norms, and ideologies. This can impact intra and inter-organizational communication. कैसे लोग कौन सा कल्चर फॉलो करते, कौन सा वर्क कल्चर फॉलो करते, उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड कर सकती है। A very simple example is of the food is served by member of a family. It can cause
इट कैन बी कॉज ऑफ अप्रिसिएशन और डिसप्लेजर, यस और नो, ये हर जगह डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड टू इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर्स मतलब क्या दीदी? वन ऑफ द चीफ बैरियर, एकदम बेसिक, एकदम प्राइमरी बैरियर जो है कम्युनिकेशन का, जो मेन बैरियर है टू ओपन एंड फ्री कम्युनिकेशन इज इमोशनल बैरियर। अरे वो मेरे को पसंद करती है या नहीं करती है जब तक मैं मुझे नहीं पता, तब तक मैं कैसे उसको बोल दूं कि मुझे वो पसंद है कि नहीं? ठीक है दीदी, आप ऐसे एग्जाम्पल दोगे ना तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अरे आपका अटेंशन ही प्रोलोंगेट करने के लिए मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ। एंगर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, मिसट्रस्ट, सस्पिशन, ये तो ऐसा होगा, ये तो वैसा होगा, गोपी बहू ने ये किया होगा, वो किया होगा, jealousy, anxiety, many more feelings and sentiments we carry within us may affect our communication ability. A person who is upset and disturbed cannot pass on or receive information appropriately. अगर मैं कोई चीज़ से नाराज़ हूँ, कोई चीज़ से अपसेट हूँ, तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगी, फॉर ऑब्वियस रीजन अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगी। His or her emotions will color his or her perception and assessment. Yes, absolutely. Okay, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है तो आज मुझे नहीं पढ़ाना है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ। तो दिस कैन क्रिएट एन इमोशनल बैरियर। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड बैरियर। पर्सनल एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज कैन अफेक्ट कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। मैं तो खुद ही सीएस हूँ, मैं क्यों बात करूँ कोई सीएस से? मैं तो सीए हूँ, मैं तो सीएस के भी ऊपर आता हूँ, मैं क्यों बात करूँ एक सीएस से? एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाती है, ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, यस और नो। अरे मैं सीए हूँ, वो भी सीए है, तो वो आके बात करे, मैं क्यों उससे बात करूँ? हम तो सेम ही लेवल पे हैं। ओके, a proactive motivated worker will facilitate the communication process, whereas a dissatisfied, disgruntled, shy, introvert or lazy employee can delay or hesitate in taking the initiative. मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, इंट्रोवर्ट मतलब मैं बहुत शाय हूँ, मैं जल्दी किसी से मिक्सअप नहीं होती या बात नहीं करती, तो क्या मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगी? मैं सोचूंगी यार छोड़ना, क्यों कम्युनिकेट करना है। लेकिन वही अगर मैं एक्सट्रोवर्ट रहूंगी तो मैं सबके साथ इजीली जाके घुल मिल जाऊंगी। एटीट्यूड प्रॉब्लम्स कैन बी एड्रेस्ड बाय गुड मैनेजमेंट एंड रेगुलर इंटरेक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज परसेप्शन बैरियर। हमारी सबके परसेप्शन डिफरेंट हो सकते हैं, यस और नो। किसी को हो सकता है बिजनेस करस्पॉन्डेंस बोर लगे, किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, किसी को क्लास में मजा आए, किसी को ना आए, तो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सपेक्टिव टू पर्सपेक्टिव। जैसे कि बोलते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, बस वैसा ही केस है। Each one of us perceives the world differently and this causes problems in communicating. The same content is seen and interpreted differently. वो आपको वो घिसा पिटा एग्जाम्पल देते हैं ना, बताओ कप भरा हुआ है या खाली है, वो एग्जाम्पल, वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला एग्जाम्पल, बताओ ग्लास में पानी कितना है, ग्लास खाली है या पानी है ग्लास में? कोई लोग बोलते हैं कि आधा भरा हुआ है, कोई बोलते हैं आधा खाली है, कोई बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है। सो द परसेप्शन डिपेंड्स, और परसेप्शन की वजह से बहुत बार क्या हो सकता है, देयर कैन बी अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। मूविंग फॉरवर्ड टू साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल, आई एम सो सॉरी, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजी मतलब क्या, कि आप अच्छे से देख नहीं पा रहे हो, आपको चश्मे हैं लेकिन फिर भी आपने चश्मे नहीं पहने, आप अच्छे से सुन नहीं पा रहे हो, आपकी हेल्थ एकदम प्रॉपर नहीं है, तो इससे भी क्या हो सकता है, साइकिल फिजियोलॉजिकल बैरियर आ सकते हैं, यस और नो। इल हेल्थ, पुअर आईसाइट, हियरिंग डिफिकल्टी और एनी अदर फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। मेरा हाथ अच्छे से नहीं चल रहा है तो इससे मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ, दिस कुड ऑल्सो ब्रिंग अ बैरियर। ओके, जब तक ये टेम्पररी है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर परमानेंट है, जैसे पुअर आईसाइट या हियरिंग डेफिशिएंसी, ये परमानेंट चीजें हैं, तो ये भी एक बैरियर बन सकती है। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी बैरियर। जैसे आपको पता होगा कि अभी जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती थी, क्योंकि जो सारे टीचर्स थे उनको उनका सब्जेक्ट तो पढ़ाते बहुत अच्छे से आते, लेकिन वो लोग अपने जैसे वेल वर्स्ड होते हैं क्या टेक्नोलॉजी से? बिल्कुल नहीं होते। अपन अपनी जनरेशन, अपन सब लोग बहुत टेक फ्रेंडली होते, अपन को जैसा ही अपडेट आया पता चल जाता है, लेटेस्ट आईफोन कौन सा है पता है अपन को, क्या चीज अभी चल रही है मार्केट में पता है अपन को। लेकिन जो पहले की जनरेशन है, अगर वो एकदम ज्यादा टेक्नोलॉजी टेक सैवी नहीं है,
तो क्या हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और आपने देखा होगा, ये बहुत बहुत सारे केसेस में देखा होगा, क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एवरी स्कूल, एवरी ट्यूशन यूज टू हैपन इन वर्चुअल फॉर्म। तो बहुत बार टीचर्स को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती थी, दे यूज्ड टू स्ट्रगल विद इट, यस और नो? ऑल राइट, अपना सी एस का तो बहुत ही अच्छा है, पहले से ही अपना डिजिटल था, तो अपन को तो इतना प्रॉब्लम गया ही नहीं था। ओके, सो टेक्नोलॉजी बैरियर इन टुडेज वर्ल्ड, कम्युनिकेशन मोड्स आर प्राइमरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन। अपन आजकल किस पे बात करते हैं? जूम पे बात करते हैं, किस पे बात करते हैं? यूट्यूब पे बात करते हैं, इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, ये सारे ही व्हाट्सएप पे बात करते हैं, टेलीग्राम पे बात करते हैं, ये सारे ही अपने क्या बन चुके? चैनल्स बन चुके कम्युनिकेशन के। दिस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज बीइंग कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड और न्यू फॉर्मेट्स इमर्ज इवन सो फ्रीक्वेंटली। यस, anyone who is not tech friendly struggles to communicate effectively। अगर मुझे कैमरा को देखकर मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ तो क्या मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आजकल की जनरेशन इतनी फ्रेंडली होती है कंप्यूटर के साथ या फिर कैमरा के स्क्रीन में, दैट दिस हैपेंस। अगर आपको पता होगा ना यू गाइज, तो जो आजकल की जनरेशन के वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बेबी वीडियोस आते हैं, वो लोग भी, बेबीज भी आजकल एकदम प्रो होते हैं, कैमरा देखकर ही स्माइल करना शुरू कर देते हैं, यस और नो? सो बिकॉज दे आर क्वाइट टेक फ्रेंडली, ऑल राइट, उनकी अपब्रिंगिंग ही वैसे होती है। लेकिन जो लोग टेक फ्रेंडली नहीं है, जो लोग टेक savvy नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट जाता है। सो दिस कैन ऑल्सो क्रिएट अ बैरियर, अ हर्डल। 10th one is gender barriers। What do you mean by gender barriers? Men and women communicate differently। जो men होते हैं वो to the point बात करते हैं, एकदम लीनियर, एकदम स्ट्रेट, एकदम सिंपल। अरे लेकिन वुमेन को बहुत पंचायती होती है, हमको तो हर एक इमोशन, हर एक लॉजिक, हर एक छोटी छोटी डिटेल हमारी बेस्ट फ्रेंड को बतानी होती है, यस और नो? यस, एब्सोल्युटली। गर्ल्स ये बहुत अच्छे से रिलेट कर पाई होगी, बॉयज भी बहुत अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे कि वो लोग मेन टू मेन टॉक करते हैं, थोड़ा ही एकदम कम में प्रॉपर कम्युनिकेट हो जाता है, यस और नो? यस। तो दिस कैन क्रिएट अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। क्योंकि जब मेन एंड वुमेन बात करते हैं तो दोनों का वायरिंग, दोनों का अपब्रिंगिंग डिफरेंट होता है। एक मैन का ब्रेन और एक वुमेन का ब्रेन बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। वो लड़की बोलेगी कि अरे ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, वो लड़का बोलेगा कि अरे ये तो इतना बोलती है कि क्या ही बोले हम, यस और नो? ऑल राइट, सो what happens here is men talk in a linear, logical, and compartmentalized manner, whereas women use both logic and emotion and more verbose। Verbose का क्या मतलब है? Verbosity यूज करती है, मतलब unnecessary words यूज करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, सुपरफ्लुअस वर्ड्स यूज करते हैं, अरे यू आर फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, इतने सारे। अरे अगर आप बोलते थे कि यू आर क्वाइट अमेजिंग, समझ आ जाता था। लेकिन नहीं, अपन को तो वर्बोसिटी यूज करने की हैबिट है ना। ऑल राइट, मेन कैन बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोवाइडिंग इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। आपने मम्मी पापा की बात बहुत बार सुनी होगी, मम्मी की हमेशा ही कंप्लेन होती है कि पापा कुछ बताते ही नहीं, पापा छोटी छोटी चीजें बताना भूल ही जाते हैं, यस और नो? Alright, so gender bias is another factor of communication barrier. Due to traditional mindsets, many men find it difficult to take orders from और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वुमेन। मैं उसको क्यों बताऊं? ऐसा बहुत बार कंपनीज में रियल लाइफ में होता है, राइट? सो these were the barriers of communication। सबसे पहला हमने देखा फिजिकल बैरियर, फिर हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर, इमोशनल, एटीट्यूड, परसेप्शन, फिजियोलॉजिकल एंड जेंडर बैरियर, और हमने और एक देखा टेक्नोलॉजी बैरियर। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टू केस स्टडी। केस स्टडी भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, अभी ही केस स्टडी सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो फिर केस स्टडी कल करते हैं। केस स्टडी के बाद फिर जो क्वेश्चंस दिए वो भी हम लोग कल वाले लेक्चर में कर लेते हैं। ऑल राइट, सो फॉर नाउ वी एंड द सेशन हियर। आपको ये जो सारे पॉइंट्स है, ये जो सारे कीवर्ड्स आज हम लोगों ने किए, दो ही कीवर्ड्स किए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, लेकिन यू गाइस तो आपने अच्छे से पढ़ने हैं इसको। एटलीस्ट इसके जो हेडिंग्स है ये आपको याद ही रहने चाहिए, अनडाउटेडली आपको लर्न करने पड़ेंगे। जो 7 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें से एटलीस्ट 7 आपको याद रहने चाहिए, जो एकदम कॉमन है वो। प्लस साथ साथ में जो फिजिकल बैरियर्स जो हमने किए उसमें से भी एटलीस्ट आपको अगर 10 में से 7 बैरियर्स भी याद रहते तो इट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? 5 तो भी आपको लिखते आने ही चाहिए इन वर्स्ट केस सिनेरियो।
क्योंकि कम्युनिकेशन ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये वाला जो टॉपिक है, इसका आप वेटेज पकड़ के चल सकते हो 6 to 8 मार्क्स का, ऐसा मुझे लगता है। तो उस हिसाब से आपने ये सारे पॉइंट्स देखो, अंदर के पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट किया है, कराए हैं ना, वो भी अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपको बनाते आ जाएगा। लेकिन जो कीवर्ड है, एग्जामिनर क्या देखने वाला है कि आपने कीवर्ड्स अच्छे से लिखे या नहीं लिखे हैं, आपने टाइप्स अच्छे से लिखे या नहीं लिखे। तो सब हेडिंग जो है, सब हेडिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो रिवाइज दीज टू थिंग्स क्वाइट फेयरली वेल। ऑलराइट, okay, so we'll end the session here for today. Thank you so much for joining in. Please like the video, please share it with your friends. Revise करते रहना ठीक से। मिलते हैं कल। Bye bye. आओ जो, take care.